प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है दोस्तों। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आलीशान कार्यालयों का निर्माण किया, जिसमें कमलम बोला गया, वही कमलम जहां से बैठकर लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की साजिश का काम चलता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह पर एक लाइन फिट बैठती है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि मिली है पावर तुम्हें नई नई। नमस्कार, नए भारत में आपका स्वागत है, जहां पर एक पार्टी को स्थापित करने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दोस्तों, देश की मीडिया को पहले लालच दिया गया, उसके बाद आज मीडिया पूरी तरह सरकार की गुलाम बन चुकी है। तो आज बात इन्हीं लोगों की जिन्होंने नई नई दौलत देखी है, नई नई शोहरत देखी है, नई नई पावर देखी है, और इन लोगों का सपना है कि भारत में चीन और रूस का जो लोकतंत्र का मॉड्यूल है वो स्थापित किया जाए। दुनिया में लोकतंत्र का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। आप कह सकते हैं कि इजिप्ट के टाइम से, फिर धीरे धीरे जिन देशों के अंदर लोकशाही नहीं थी, राजशाही थी, वहाँ पे लोगों में जागरूकता आई, आंदोलन हुए। इस तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया में एक लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसे हम लोकशाही जनता का राज कहते हैं। भारत में आज़ादी का बहुत पुराना इतिहास है। हमने दशकों तक जो ब्रिटिश हुकूमत है उनके साथ लड़ाई लड़ी, और उसके बाद धीरे धीरे भारत ने एक आज़ाद देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया। पंडित नेहरू तो एक कदम आगे निकले। उन्होंने अभिव्यक्ति और लोगों के अंदर जो स्वतंत्रता की भावना है कि सरकार से सवाल करने की, वो एक कदम आगे बढ़कर काम किया। कि कल्पना कीजिए कि कोई प्रधानमंत्री अपनी आलोचना खुद करे, ऐसा संभव है? आज के समय में तो बिल्कुल नहीं है। पंडित नेहरू ने वो किया। अखबार के अंदर जो कॉलम निकलते थे किसी दूसरे के नाम से छपते थे, जिसके अंदर पंडित जी अपनी आलोचना खुद करते थे। अब 2014 के बाद जो नया भारत, जिसको कुछ लोग दावा करते हैं कि नया भारत बना है, वो वाकई में नया है, जहां पर जाति और धर्म दो चीज़ों की बात होती है। हर उस जुबान के ऊपर फेविकोल लगा दिया गया है जो जुबान सरकार से सवाल करती है। लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बैठा दी गई है कि आप जिंदा हो, यही एक सबसे बड़ा विकास है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जिस तरीके से निरस्त की गई है, उसमें सावरकर गैंग की हताशा साफ झलक रही है। दोस्तों, 2019 में कर्नाटका में श्री राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और श्री नरेंद्र मोदी के नामों के बारे में बोला कि इनके नाम एक जैसे ही हैं, सरनेम। तो इसमें गलत क्या बोला? नीरव मोदी, ललित मोदी करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है दोस्तों, वो है नोटबंदी का। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत के लिए जो षड्यंत्र रचा, आधी रात को आते हैं, आरबीआई के नियमों को धत्ता बताते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलते हुए एक फरमान जारी करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अगर नोटबंदी में घोटाला हुआ है तो वो आज़ाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उसी नोटबंदी में हर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आलीशान कार्यालयों का निर्माण किया, जिसमें कमलम बोला गया, वही कमलम जहां से बैठकर लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की साजिश का काम चलता है। पूरा पैसे का खेल है दोस्तों। अमित शाह, जो आज के समय देश की राजनीति को दूषित करने के चाणक्य हैं, ये लोग नफरत के जरिए ही राजनीति में जिंदा हैं आज के समय में। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में जिस नए धर्म का उदय हुआ, यानी मोदी धर्म, उस धर्म के अंदर देश के युवाओं के दिमाग में शिक्षा की बजाय नफरत का बीज बोने का काम किया है इस नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और गोदी मीडिया का हाल तो पहले से बुरा है। पहले इन लोगों को लालच दिया गया, अब गुलाम बना लिया गया। आप देखिए कि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं, 8 बजे के या 9 बजे के स्लॉट में सब जगह एक जैसा कंटेंट जाएगा, गिने चुने चेहरे। वो चेहरे उस चैनल के एम्प्लॉय तक नहीं होते, उनको ज़बरदस्ती बीजेपी प्लांट कर रही है कि हमारा एक बंदा है
जो इस कंटेंट, जिस एडिटोरियल पर काम करेगा, यानी जो पहले न्यूज़ चैनल के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होती थी, वॉर रूम होता था, वो सब खत्म। एक सेंट्रल एजेंडा स्क्रिप्ट का भाजपा के ऑफिस से चलता है, टूल किट के जरिए वो इन जो छपरी पत्रकार है इन तक पहुंचता है और वो उसको सोशल मीडिया के जरिए, एडिटोरियल के जरिए, कोई पाठशाला लेके आता है, कोई कुछ ब्लैक एंड वाइट के जरिए आता है, इस तरह के शो के नाम लिखकर एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे चैनल्स के एंकर जिनके बच्चों को, ये खुद लोग, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और शायद ये अपने घर पे बोलते होंगे कि बेटा मेरा शो मत देखना, आपके दिमाग में गलत असर जाएगा, लेकिन आपके और हमारे और देश के बच्चों के दिमाग में ये एंकर नफरत परोस रहे हैं। और जुबान की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी की जुबान कई बार तो इतनी वो ऐसी आत्मगिलानी महसूस होती है कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा ऐसा शख्स किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो देश ही नहीं बाहर विदेश में जाकर देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर उलझुल बातें बोलते हैं। और इनमें इनका कसूर नहीं है, इनकी राजनीतिक परवरिश उसी माहौल में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, इससे बड़ा झूठ हम क्या कहेंगे दोस्तों, कि जिस समय रेलवे लाइन नहीं बची थी गुजरात में, स्टेशन नहीं था, एक बहुत बड़े जिसको बोलते हैं ना अमाउंट के जरिए, प्रचार के जरिए जनता के दिमाग में बात बिठा दी गई कि स्टेशन पे चाय बेचते थे, ना उस स्टेशन का नाम, ना उस ट्रेन का नाम, ना उस प्लेटफॉर्म का नाम। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी आम बात है कि कोई भी आप और हम अगर एक एजुकेशन में जहाँ से भी हमने शिक्षा लिया, स्कूल कॉलेज, एक आधा तो दोस्त होगा जो हमारे साथ का होगा, जिसको हम बोलेंगे हाँ ये मेरा क्लासमेट था, सहपाठी था। देश के प्रधानमंत्री से तो डिग्री की बात करते हैं तो उनको सजा होती है। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको राजधर्म निभाने की नसीहत दी। उस समय नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली थी, वो कहीं ना कहीं आडवाणी साहब ने आके बचाव किया और आज उन्हीं आडवाणी साहब को इन्होंने साइड लाइन लगा रखा है। ये इनकी राजनीतिक परवरिश है। अमित शाह जो खुद उस समय तड़ीपार थे, आज देश के गृह मंत्री, पूरे आपने देश में देखा होगा, पूर्वोत्तर, दक्षिण के राज्य, उत्तर के राज्य के बीच में जो मतभेद हैं वो किसके कार्यकाल में हुए हैं? अमित शाह के काल में। यानी फूट डालो और राज करो। अगर अंग्रेजों के बाद किसी ने इस नीति को अप्लाई किया है तो वो 2014 के बाद वाली भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने किया है कि राज्यों और जनता के बीच में, जाति धर्म के बीच में डिवाइड करो और राज करो। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ एक पार्टी ही बचे, जैसे कुछ देशों में है, जैसे चीन और रूस में है कि एक ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है, कई वर्षों से सत्ता में है, तो उसी मॉडल को ये भारत में लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में संभव नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सिर्फ मीडिया को गुलाम बनाया है। पर ये लोग वाकई में बहुत डरपोक हैं, नौसीखी हैं, जिन्होंने नई नई शोहरत और पावर देखी है। भारत में ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि सिर्फ मीडिया को गुलाम बनाने से आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते। देश की जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च अदालत है, वो अभी जिंदा है। ये भाजपाई सोच रहे होंगे कि श्री राहुल गांधी की जो एमपी की मेंबरशिप है वो ख़त्म हो गई और कांग्रेस डर जाएगी। गलत सोचा। हम गांधी के विचारधारा के पालन करने वाले हैं, सावरकर नहीं हैं जो चंद लालच के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे। संसद तो आजकल मस्खरी का अड्डा बन गया है और खुद प्रधानमंत्री जी, आपने देखा संसद में कैसे उलझुल बातें बोलते हैं, मस्खरी करते हैं और उनके पीछे बैठे लोग मेजों को थपथपाते हैं कि वाह क्या हमारे नेता ने बात कही है। एक भी जुबान प्रधानमंत्री ने अगर संसद में जनहित की हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास एक शिक्षा का लेवल होना चाहिए। पर इनका राजनीतिक परवरिश तो ऐसे माहौल में हुई है कि जो दूसरों को नफरत में झोंकते हैं, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। और सच ये है कि आज भारत की संसद अदानी के नुमाइंदों का घर बनती जा रही है। देश ने जो आज़ादी पाई है वो कई दशकों के संघर्ष का नतीजा है दोस्तों, जिसमें कई लाख लोगों ने अपनी शहादत दी है और आज वही दौर वापस आने की दहलीज पर है। लेकिन देश की आज़ादी को बरकरार रखना, विचारों की अभिव्यक्ति को बरकरार रखना, संसद में हर व्यक्ति
के नुमाइंदे को बोलने की अधिकार देना, इन सब की जिम्मेवारी फिर से कांग्रेस के पास है और कांग्रेस इस जिम्मेवारी को बखूबी से निभाएगी, चाहे उसके लिए हमें किसी भी संघर्ष के लिए तैयार होना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।